हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में, जो कि आपकी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और जीआईसी प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ आप लोग को पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला है, प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य रूप है पेशी कोशिकाओं का, आच्छादक कोशिकाओं का, संयोजी कोशिकाओं का या तंत्रिका कोशिकाओं का। तो जो ये है कि प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का जो ये प्रारूप है, ये किसका है? तो यह होता है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर कि ऑप्शन नंबर सी जो है संयोजी कोशिकाओं का। किसका? संयोजी कोशिकाओं का। शरीर के किन्हीं दो भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करने वाली कोशिकाओं को संयोजक कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं का आकार अनियमित होता है। इन कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिसके कारण इनमें अंतःकोशिकीय पदार्थ भी सामान्य से अधिक विद्यमान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को क्या कहते हैं? अनुवांशिक गुण तथा वातावरण, ठीक है। सेफ्लोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, जीनोटिपिकल या आपका एपिजेनेसिस। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि अनुवांशिक गुणों एवं वातावरण के सभी स्तरों के बीच आदान प्रदान के फलस्वरूप हुए विकास को हम लोग क्या कहते हैं? एपिजेनेसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी व्यक्ति की 40% से अधिक उल्लिखित अशक्तता को कहा जाता है? अनेक क्षमताओं वाला व्यक्ति, डेवलपमेंट अक्षमता वाला व्यक्ति, बेंचमार्क अक्षमता वाला व्यक्ति या गंभीर क्षति मतलब सीरियस इंपेयरमेंट वाला व्यक्ति। प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी व्यक्ति की 40% से अधिक अशक्तता अगर है तो वह क्या किसके अंतर्गत आती है? तो बेंचमार्क अक्षमता वाला व्यक्ति वो कहलाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक क्षेत्र के दूसरे में एक व्यक्तिगत गुण अथवा सुविज्ञता को सामान्य रूप देने की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रूढ़िबद्ध, परिवेश प्रभाव, स्पर्श संप्रेषण या अधिकौशल। तो यहाँ पर जो ये औपचारिक ये आपका जो है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के व्यक्तिगत गुण अथवा सुविज्ञता का सामान्य रूप देने की प्रवृत्ति किससे संबंधित होती है? परिवेश प्रभाव से संबंधित होती है। एक क्षेत्र से दूसरे में एक व्यक्तिगत गुण अथवा सुविज्ञता का सामान्य रूप देने की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह परिवेश, निश्चित रूप से जिस परिवेश में हम रहते हैं और दूसरे के व्यक्तिगत गुण एवं उसके ज्ञान का हम लोग ये जैसा जैसा वहाँ का माहौल होता है उसी के हिसाब से हम अडॉप्ट करते हैं। तो ये क्या चीज़ है? यह परिवेश का प्रभाव है। जैसे दूसरे की नकल करना, क्या मतलब दूसरे जगह पे जैसे लोग रहते हैं उन्हीं की तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को बना लेना, या क्या परिवेश प्रभाव के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। समझदारी और तर्क शक्ति बच्चों में कब विकसित होती है? समाहारी परिचालन अवस्था में, औपचारिक परिचालन अवस्था में, पूर्व परिचालन अवस्था में या फिर परिचालन अवस्था में से इनका कोई संबंध नहीं है। तो ये जो समझदारी और तर्क शक्ति है, जो कि 11 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था होती है, वह किस अवस्था में होती है? तर्क शक्ति बच्चों में कब विकसित होती है? 11 वर्ष, औपचारिक परिचालन की अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, मूलभूत आवाजें जो किसी भाषा को बनाती हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान या शब्दार्थ विज्ञान। तो मूलभूत आवाजें जो होती हैं जो किसी भाषा को बनाती हैं वो क्या कहलाती हैं? ध्वनि विज्ञान, फोनोलॉजी कहलाती है। जैसे फोनिक साउंड्स होते हैं वो क्या, जैसे बी का बा, सी का सा, कभी कभी का। तो ये क्या है? ये जो मूलभूत आवाजें हैं वो क्या कहलाती हैं? फोनोलॉजी कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनिच्छित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंध के प्रतिरूपण की प्रक्रियाओं का होना निम्नलिखित में से कहलाता है? अनिच्छित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंधन और प्रतिरूपण की प्रक्रियाओं का होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? कौन सा प्रबलीकरण होगा? वो नकारात्मक होगा, सामाजिक बहिष्करण होगा, व्यवहार परिवर्तन होगा या शारीरिक दंड होगा? तो संवेग क्या है? संवेग एक ऐसी अवस्था है जो क्या है जिसमें
व्यक्ति किसी न किसी रूप में विचलित या उत्तेजित हो जाता है। यदि संवेग धनात्मक है तो प्रसन्नता का अनुभव होता है, जैसे प्रेम, सुख, या यदि निषेधात्मक है, चिंता, भय का अनुभव उसमें होता है। तो यह क्या है? अनिश्चित व्यवहार को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंधन और प्रतिरूपण की प्रक्रियाओं का होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें शारीरिक दंड कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। व्यवहार परिवर्तन, सॉरी, एक मिनट, जो है ये क्या हो जाता है? यहाँ पर गलती से हो गया मुझसे, शारीरिक दंड नहीं, या व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। प्रतिरूपण क्या कहलाता है? व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। जो भी आपके अनिश्चित व्यवहार हैं उनको समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंध जो है, जो कि आपके जो अनिश्चित व्यवहार है, एलिमिनेट अनडिजायरेबल बिहेवियर जो हमारा है, वो उसका प्रतिरूपण का होना क्या कहलाता है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन कहलाता है। मतलब कि आपका क्या कहलाता है? यह आपका कहलाता है व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, न कि डी, ये गलती से हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है व्यवहार परिवर्तन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? व्यवहार परिवर्तन कहलाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा कि विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हमें अपेक्षा करते हैं उसे कहते हैं। विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो कि हम अपेक्षा करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम क्या कहते हैं? नारी सुलभ कहते हैं, पुरुष सुलभ कहते हैं, विकासात्मक कहते हैं, या श्रेणी कहते हैं। तो जो भी स्किल्स का जो भी डेवलपमेंट होगा, जो भी उसका पैटर्न है, तो वो क्या होगा? विशिष्ट उम्र में जब एक विशेष अवस्था, मतलब एक एज में क्या होता है, हम किसी चीज़ में बहुत माहिर हो जाते हैं, तो वो जब भी वो कौशल उत्पन्न होगा तो वो क्या विकासात्मक ही होगा। तो उसकी अपेक्षा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विकासात्मक कार्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था? इसको बिल्कुल आप रट लीजिए कि पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस वर्ष में लागू किया गया था। तो सन 1995 में, 2001, 2005, 1995 और 1990। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है यह 1995 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। एक शिशु को स्तन निमोचन भोज्य पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु है कौन सी? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह? तो उसको सही करने की, मतलब स्तन मोचन मीन्स वीनिंग, मतलब जब दूध छुड़ाते हैं, और भोज्य पदार्थ देने का जो सही एज वो होती है वो क्या? 6 माह ही होती है। ठीक है, 6 माह में कर देनी चाहिए। 6 माह तक शिशुओं के पोषण के लिए माता का दूध पर्याप्त होता है, परंतु 6 माह के बाद केवल माता के दूध से शिशु का पोषण नहीं हो पाता है। इसके लिए क्या? उसे पूरक आहार, सप्लीमेंट्री फूड की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग दलिया, खिचड़ी और सेरेलैक, ये सारी चीज़ों को देना शुरू कर देते हैं। तो ये 6 माह से शुरू होता है। माँ बाप का बच्चों के पालन करने के तरीके में अभिभावकों के नियंत्रण दिखाने का तरीका क्या है? सत्तावादी, प्राधिकारपूर्ण, अनुक्षपात या उपेक्षित प्रणाली? तो बच्चों के पालन करने के तरीके में अभिभावक के नियंत्रण दिखाने का कौन सा तरीका है? तो ये क्या है? प्राधिकारी पूर्ण प्रणाली है। तो यहाँ पर ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वह करेक्ट हो जाता है। जो पेरेंटिंग है उसके डिफरेंट पेरेंटिंग के प्रकार कई प्रकार के हैं। एक सत्तावादी है, एक प्राधिकारी पूर्ण है, और भी पेरेंटिंग का है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वह करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अपरिपक्व शिशु वे कहलाते हैं जिनका वजन इनमें से कम होता है: 2 किलोग्राम से कम, 3.5 किलो से कम, 4 किलो से कम या 5 किलो से कम। तो यहाँ पर ऑप्शन से ही आप समझ जाएंगे कि अपरिपक्व शिशु कौन से हो जाएंगे जिनका वजन या 2 या 2.5 kg से कम होता है, वह अपरिपक्व शिशु कहलाते हैं। यदि जन्म के समय शिशु का वजन 2.5 किलो 5.5 पाउंड से कम होता है तो उसे LBW कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अपरिपक्व बच्चा वह होता है जो गर्भावस्था के 37 सप्ताह पूरा होने से पहले जीवित पैदा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? प्रोजेस्टेरॉन, डिंब ग्रंथियां, गर्भाशय या डिंब वाहिनियां? तो प्रजनन अंगों में कौन सा नहीं आता है? तो यहाँ पर प्रजनन अंग नहीं है, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या है? ये हमारे हार्मोन्स हैं। तो डिंब
ग्रंथियां, डिंब वाहिनी और गर्भाशय ये क्या है, प्रजनन अंग के अंतर्गत होते हैं। एक प्रकार का हार्मोन होता है जो महिलाओं में पाया जाता है, क्या, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, जिसे गर्भावस्था हार्मोन भी कहा जाता है। अन्य सभी विकल्पों में दिए गए अंग स्त्री के प्रजनन अंग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए जो है वह हमारा सही हो जाता है। गर्भ में मानसिक दुर्बलता किस कारण नहीं हो सकती है? अनुवांशिक कारण से, गर्भवती माँ के मानसिक तनाव से, दुर्घटना से या गर्भवती माँ के कुपोषण से। तो मानसिक दुर्बलता किस कारण नहीं हो सकती है, पूछ रहा है, हो नहीं सकती है या पूछ रहा है किस कारण नहीं हो सकती है। तो जो मानसिक मतलब दुर्बलता है वह क्या किस कारण नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर दुर्घटना जो है यह है इस कारण से नहीं हो सकती। अनुवांशिक कारण भी हो सकता है, गर्भवती का माँ का तनाव भी हो सकता है और गर्भवती माँ का कुपोषण भी हो सकता है, लेकिन दुर्घटना नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। जबकि मानसिक दुर्बलता के यहाँ पर आघात भी एक कारण है मानसिक दुर्बलता का, कि प्रेगनेंसी में अगर आघात लग जाता है तो उससे भी बच्चे के मस्तिष्क पर असर पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं हो सकती है, तो दुर्घटना ही एक ऐसी, और ये तो बहुत ही आपके जेन्युइन कारण है जिसके कारण दुर्बलता हो सकती है, तो उस हिसाब से आयोग ने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट माना, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा निमित्त वक्तव्य का उदाहरण है? दोनों लड़के व लड़कियां खेल क्रियाओं में भाग लेते हैं। जैसे ही किशोरावस्था शुरू होती है वैसे ही बचपन की बीमारियां कम होने लगती हैं। छोटे बच्चे बिना समझे ही जोर जोर से बोलते व बातें करते हैं। जब कोई महिला गर्भावस्था के प्रथम त्रैमासिक में रूबेला से प्रभावित होती है तब वह बहरे व अंधे बच्चे को जन्म दे सकती है। तो यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर क्या होता है कि निमित्त कौन सा निमित्त वक्तव्य का उदाहरण है? तो यहाँ पर कारण और मतलब यहाँ पर कॉज और इफेक्ट दोनों बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है। गर्भावस्था में जब महिलाओं को कई प्रकार के रोगों का खतरा होता है, इसके कई उदाहरण हैं, जैसे पीलिया, बच्चे का कम वजन, निमोनिया आदि। जब महिला गर्भावस्था के प्रथम त्रैमासिक में रूबेला से प्रभावित होती है तब वह बहरे व अंधे बच्चे को जन्म दे सकती है। तो इसमें जो निमित्त वक्तव्य कौन सा है, वो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि इसमें कॉज और इफेक्ट दोनों दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन जीआईटी के आमाशय में पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या इंसुलिन। तो यहाँ पर गर्भावस्था के दौरान जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है वो जीआईटी के आमाशय में पेशियों की कार्यशीलता को कम जो आपका इंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन ऐसा कार्य करता है। तो ये हमारे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार चलती रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम करीब हमारे 1000 से ऊपर प्रश्न हो गए हैं, और अगर आप लगातार इसका अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, सिलेबस को एक बार कवर कर लें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको एग्जामिनेशन हॉल में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, तो उससे मैं उस टॉपिक पर अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। मेरे बहुत सारे प्रीवियस वीडियोज़ हैं और आपको टीजीटी पीजीटी के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सारे कराए हुए हैं विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, आपके प्रोत्साहन से ही मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ओके, टेक केयर।